गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये चैप्टर आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स। ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस चैप्टर के अंदर आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे जो थ्रू आउट लाइफ आपको काम आने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हम इंपॉर्टेंट कंटेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है रिसोर्स क्या है, पीपल एज रिसोर्स क्या है, लोगों को रिसोर्स कैसे बनाएं, इंपॉर्टेंस एजुकेशन की हमारी लाइफ में क्या है, हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, देन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, और हम अपनी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और हर सेक्टर में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं रिसोर्स। क्या है रिसोर्स? हम किसी भी ऐसी चीज को रिसोर्स का नाम देंगे जो हमारी हेल्प करे, प्रोड्यूसर की हेल्प करे, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। यहां पे लिखा है ऐसी चीज जो प्रोड्यूसर को या फर्म को कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, वो रिसोर्स है। एग्जांपल लेते हैं। आपके मदर किचन में खाना बनाते हैं। सो किचन में खाना बनाने के लिए उनको बहुत सारी चीजें चाहिए। खाना बनाने के लिए जो गैस स्टोव है, ये उनका रिसोर्स है, उसके बगैर खाना नहीं बन पाएगा। जो यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, ये उनके रिसोर्स हैं, क्योंकि इसके बगैर खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। सो रिसोर्स हर एक वो चीज है जो कि ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में आपकी हेल्प करती है। ठीक इसी तरह प्रोड्यूसर को भी, फर्म को भी अपना काम करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। ये चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। पैसा हो सकता है, मशीन हो सकती है, वर्कर्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर एक ऐसी चीज रिसोर्स कहलाएगी जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। रिसोर्सेस कई तरीके के हो सकते हैं। लैंड, इमेजिन फार्मर की सिचुएशन को, हाउ ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस क्रॉप विदाउट लैंड, नहीं कर सकता। लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मशीन्स के बगैर प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है किसी भी फर्म और प्रोड्यूसर के लिए। लेबर, वर्कर्स काम करते हैं। सो वर्कर्स के बगैर, और मशीन्स जरूर हेल्प करेंगी, लेकिन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स चाहिए। देन ह्यूमन कैपिटल, हम लोग, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर जो स्किल्ड वर्कर है। लेबर तो अनस्किल्ड भी हो सकती है, बट ह्यूमन कैपिटल ये स्किल्ड वर्कर है। ये प्रोड्यूसर की मदद करते हैं ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये इस वजह से रिसोर्स कहलाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ पीपल एज रिसोर्स। मीनिंग ऑफ पीपल एज रिसोर्स में आप देख रहे हैं, पीपल एज रिसोर्स रेफर्स टू कंट्रीज पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी। ये डेफिनेशन क्या मैसेज कन्वे कर रही है? ये डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा मैसेज कन्वे कर रही है। कंट्री के लोगों को रिसोर्स का नाम दिया गया। कारण, कंट्री के लोगों को रिसोर्स का नाम क्यों दिया गया? इस वजह से क्योंकि ये लोग प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि लोगों को ही रिसोर्स बोला गया है क्योंकि ये कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर इंसान रिसोर्स नहीं कहला सकता। कारण कि कुछ इंसान प्रोडक्शन के काबिल नहीं होते क्योंकि उनके अंदर स्किल नहीं है। वो या तो एजुकेटेड नहीं है, या हेल्दी नहीं है, या फिर वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम रिसोर्स ना बोल के ऐसे लोगों को लायबिलिटी बोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंसान रिसोर्स तब कहलाता है अगर उसके अंदर काम करने की काबिलियत होती है और वो काम करता है।
तब वो कंट्री का रिसोर्स माना जाता है। अगर हम इस डेफिनेशन को नजरअंदाज कर दें और सिर्फ लोगों को रिसोर्स माने, तो उसका मतलब तो ये होगा जिस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, उसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्स है, उसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी है और वो कंट्री सबसे ज्यादा रिच है। जी नहीं, रिसोर्स सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं है, रिसोर्स काबिल पॉपुलेशन है जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के काबिल है और कमोडिटीज प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट की, कंट्री की हेल्प करती है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती है कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में, कंट्री की प्रोडक्शन को बढ़ाने में। आइए देखें कि क्या करें कि हमारे लोग प्रोडक्टिव हो जाएं। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मैंने अभी बताया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट सारी की सारी पॉपुलेशन रिसोर्स नहीं है क्योंकि सारे के सारे काम नहीं कर रहे। तो क्या करें कि जितनी पॉपुलेशन है वो सारे के सारे काम करें या मैक्सिमम लोग काम कर सके। इसके लेवल पे दो कदम उठाने हैं, माइक्रो लेवल पे एंड मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे यानी कि ग्रास रूट लेवल पे तो हमारे पेरेंट्स ही हमारी तरफ ध्यान दें, हमारी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, हमारी हेल्थ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही जरूरी हैं हमें काबिल बनाने के लिए। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरा दिमाग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरी हेल्थ साथ नहीं देती काम करने के लिए, मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूं, तो फिर ऐसी एजुकेशन का, ऐसे दिमाग का कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं बीमार पड़ जाता हूं, फिजिकल स्टैमिना नहीं है। दूसरी तरफ मेरा फिजिकल स्टैमिना बहुत है, हेल्थ अच्छी है, लेकिन दिमाग नहीं चलता, तो ये भी दिक्कत है। सो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्चा होना चाहिए। ये खर्चा माइक्रो लेवल पे हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की और उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी कंट्री में जो लोग हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर काम करे और उनकी हेल्थ के ऊपर काम करे। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज, जो एडवांस कंट्रीज हैं, जो अपनी पॉपुलेशन को बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है, अपने बच्चों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ज्यादा खर्चा करती हैं, फ्री एजुकेशन दे रही हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रही हैं, ताकि उनकी ये जो पॉपुलेशन है रिसोर्स बन सके। ऐसी ही सिंसियरिटी की जरूरत है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि वो भी अपनी पॉपुलेशन के ऊपर खर्चा करें, ताकि उनकी पॉपुलेशन भी प्रोडक्टिव बन सके, उनकी पॉपुलेशन भी रिसोर्स बन सके। आइए देखिए, यहां पे एक स्टेटमेंट भी लिखी है, ये जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है लोगों के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर और उनकी हेल्थ के ऊपर, ये जाया नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, ये आगे जाकर रिटर्न देगा, कंट्री का ही फायदा होगा इससे। और इस खर्चे को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्चा करती है, लोगों की हेल्थ के ऊपर, लोगों की एजुकेशन के ऊपर और लोगों की ट्रेनिंग के ऊपर भी अगर खर्चा करेंगे, इस खर्चे को हमने इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का नाम दिया। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ? अमाउंट ऑफ मनी spent by government on education, health of the people of the country, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वालिटी ऑफ पीपल। क्वालिटी ऑफ पीपल किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी, क्वालिटी से मतलब ये है उनकी काबिलियत। उन लोगों की, किसी भी कंट्री के लोगों की जो काबिलियत है, दो चीजों पर डिपेंड करती है, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। लोग अगर एजुकेटेड हैं, लोग अगर हेल्दी हैं, उस कंट्री की क्वालिटी ऑफ पीपल अच्छी होगी, तो यानी कि उस कंट्री का जो रिसोर्स है वो कंट्री की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कंट्री का जीडीपी, कंट्री की ग्रोथ, कंट्री की इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी अगर गवर्नमेंट ने लोगों की क्वालिटी, लोगों की एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। सो आइए हम एजुकेशन और हेल्थ को एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है एजुकेशन? याद रहे, एजुकेशन और लिटरेसी इन दोनों में
बहुत गहरा डिफरेंस है, इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। एजुकेशन एबिलिटी टू रीड एंड राइट तो है ही, मतलब मैं लिख सकूं, पढ़ सकूं, समझ सकूं, प्लस मेरे सोचने समझने की ताकत एजुकेशन, चीजों को इवैल्यूएट करने की, उनको एनालाइज करने की, और मेरे एक प्रिसाइज डिसीजन लेने की एबिलिटी को हम एजुकेशन बोलते हैं। और अलोंग विद एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लिख पढ़ तो सकूं ही सकूं, चीजों को सोच समझ सकूं और एक अच्छा डिसीजन ले सकूं, इसको हम एजुकेशन बोलते हैं। सो एजुकेशन का किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपके सामने लिखा है। एजुकेशन इंसान को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे, हम अपने कंट्री के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हो सकता है उसे वेस्ट करें। अगर हमें सोचने समझने की ताकत है, हम एजुकेटेड हैं, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे हम अपनी कंट्री की ग्रोथ को एंश्योर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आज का जो दौर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। नई नई मशीनें, जिस कंट्री के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिस कंट्री के पास मॉडर्न मशीनरी है, वो कंट्री ग्रो करती है। और अगर हमारी कंट्री में लोग एजुकेटेड होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, न्यू इन्वेंशंस करेंगे, नई नई मशीनें निकलेंगी, सो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी। इट फैसिलिटेट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेस दिए हैं। ये रिसोर्सेस, ये जो अगर हम एजुकेटेड होंगे, इन रिसोर्सेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बहुत सारे रिसोर्सेस तो अभी तक हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं, बट हम एजुकेशन के जरिए इन रिसोर्सेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे और यूटिलाइज भी कर पाएंगे, जिससे अगेन कंट्री की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। इंसानों की सोचने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। एक अनपढ़ इंसान इतना बेहतर तरीके से नहीं सोच सकता जितना बेहतर तरीके से एक पढ़ा लिखा इंसान सोच सकता है। यानी कि आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे बहुत ही बढ़िया डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलती है। इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप दो लोगों को खड़े कर दें, एक अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे का कॉन्फिडेंस ही वो उसको जो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसमें उसको अव्वल करवा दे। तो यानी कि पढ़े लिखे का कॉन्फिडेंस अनपढ़ पर्सन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होता है। इट हेल्प्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू हायर पार्टिसिपेशन। अब आप देखें इस पॉइंट का मतलब क्या है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे काम करें। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। पार्टिसिपेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, हेल्दी होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो कंट्री का ग्रोथ रेट भी तेज हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एजुकेशन का मीनिंग और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस किसी भी इंसान की लाइफ में और कंट्री के लिए भी। मैंने आपको बताया था एजुकेशन एंड लिटरेसी, साधारण तौर पे एजुकेशन एंड लिटरेसी दोनों टर्म्स हमें सिमिलर लगती हैं, बट दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लिटरेसी एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि एजुकेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। लिटरेसी की अगर मैं बात करूं तो लिटरेसी के अंदर सिर्फ एबिलिटी आती है इंसान की टू रीड एंड राइट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। लिटरेसी ये नहीं कहता कि इंसान के सोचने समझने की ताकत और एक वाइज डिसीजन लेने की ताकत, जबकि एजुकेशन के अंदर रीड एंड राइट की एबिलिटी के साथ साथ सोचने समझने की ताकत और एक वाइज डिसीजन लेने की ताकत भी आती है। एक इंसान लिटरेट हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड है, बट जो इंसान एजुकेटेड है वो नेसेसरली लिटरेट भी होगा।
कहने का मतलब लिटरेसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा नैरो है और एजुकेशन का कॉन्सेप्ट वाइडर है। एजुकेशन के अंदर लिटरेसी आती है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लिटरेसी को लेके हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के टाइम पे 17% लोगों में लिटरेसी रेट थी, यानी कि ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। बट हमारे आज का अगर हम एनालिसिस करें, लास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था 2011 में। हर 10 साल के बाद गवर्नमेंट चेक करती है हमारी पॉपुलेशन का साइज, लिटरेसी रेट क्या चल रहा है। तो लास्ट ऑफिशियल सेंसस जो कंडक्ट हुआ है 2011 में हुआ है। इस 2011 के ऑफिशियल सेंसस डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक हमारी लिटरेसी रेट बढ़कर कितनी हो गई है? 74%। 17 से 74% हो गई है। अब नेक्स्ट ऑफिशियल डेटा हमारे पास 2021 में आएगा। तो इससे एक बात पता लग रही है कि गवर्नमेंट लिटरेसी को लेके, एजुकेशन को लेके हमारी कंट्री में थोड़ा सिंसियर हो गई है, खर्चा कर रही है गवर्नमेंट की एफर्ट का ही नतीजा है कि 17 से 74 तक हम आए हैं। हम मानते हैं कि 74% भी अभी कम है, क्योंकि कुछ एक एडवांस कंट्रीज ऐसी हैं जैसे नॉर्वे, ये एडवांस कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे 100% लिटरेसी है। तो ये कहना गलत होगा कि हमारी कंट्री में तो इसका मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट की ही एफर्ट है कि 17 से हम 74% पे आए, और गवर्नमेंट की एफर्ट हम साफ साफ देख सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम से। गवर्नमेंट एजुकेशन को लेके क्योंकि सिंसियर है तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स RTE, राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने 2009 में चलाया। इस प्रोग्राम के मुताबिक हर पर्सन के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है, फ्री कर दी गई है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया है ताकि बच्चे पढ़ें लिखें। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने एक मिड डे मील प्रोग्राम भी चलाया है। अब मिड डे मील प्रोग्राम, बेटा जरा ध्यान दें, ये डुअल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। मिड डे मील प्रोग्राम एक तो न्यूट्रिशन लेवल को पूरा करेगा, हेल्थ को इनडायरेक्टली टारगेट करने में हेल्प करेगा। मिड डे मील प्रोग्राम के तहत जो भी बच्चा स्कूल आता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उनको मिड डे मील दिया जाएगा, उनके खाने का प्रोविजन भी किया गया है। इससे उनका न्यूट्रिशन लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा खाने से, प्लस ये खाना खाने के बहाने कुछ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजेंगे। जी हां, ध्यान दीजिएगा, हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा गरीबी है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय वो बच्चों को भीख मांगने का काम करवाते हैं, मजदूरी का काम करवाते हैं कि कुछ 2-4 पैसे अर्न कर रहा है। गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट करके एक ऑब्जेक्टिव को यह भी इंश्योर किया कि वो माँ बाप जो मजबूरी में बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, मिड डे मील खाना खाने के चक्कर में तो भेजें कि वो स्कूल जाए, एटलीस्ट वो बच्चा तो खाना खा सके। जब वो खाना खाएगा उसका न्यूट्रिशन लेवल तो पूरा ही होता है, साथ में उसको एजुकेशन भी मिलती है। इससे डुअल ऑब्जेक्टिव अचीव होता है और ये सारा गवर्नमेंट के खर्चे पे होता है। गवर्नमेंट के इन स्टेप से ये शो हो जाता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन को लेके सिंसियर है। गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रही है, और ये खर्चा क्या है? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इससे लोग हमारी कंट्री के रिसोर्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंट्री की जीडीपी को, इनकम को, ग्रोथ को बढ़ाने में। आगे है हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मैंने आपको क्वालिटी ऑफ पीपल में 2 फैक्टर्स के बारे में बताया था कि लोगों की जो क्वालिटी है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। एजुकेशन के बारे में अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ क्या है? हेल्थ है साउंडनेस, हमारे मेंटल एंड फिजिकल। जब हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, हमारी इसी सिचुएशन को हेल्थ कहा गया है।
जिस तरह से एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की लाइफ में और कंट्री की ग्रोथ में, ठीक उसी तरह हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की पर्सनल लाइफ में और कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। कैसे? ये देखिए, गुड हेल्थ अनेबल्स पर्सन टू फाइट अगेंस्ट इलनेस। अगर हम हेल्दी होंगे तो हम बीमारियों से लड़ पाएंगे, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। आप या तो यूं बोलें कि बीमारियां हमारे पास नहीं आ पाएंगी। आजकल चल भी रहा है कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो ताकि कोरोना आपको अटैक ना कर सके। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं, स्टे हेल्दी, ताकि किसी भी वायरस का अटैक आपके ऊपर ना हो पाए। ये स्टेटमेंट उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। गुड हेल्थ इंक्रीजेस एबिलिटी टू वर्क। अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप देखें, जब मैं बीमार होता हूं तो मैं बहुत बार ऐसा है कि काम पे नहीं जाता या फिर मैं हाफ डे ले लेता हूं क्योंकि मेरी एबिलिटी गिर जाती है काम करने की। जब मैं स्ट्रॉन्ग हेल्दी फील करूंगा वही मेरी एबिलिटी बढ़ जाएगी। सो अगर मान लीजिए पूरी कंट्री में सभी लोग स्ट्रॉन्ग हैं तो सभी लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई काम करने की। तो देखें काम कितना ज्यादा करेंगे लोग, और जितना ज्यादा काम करेंगे इनकम कंट्री की उतनी ज्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्शन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सो जिस तरह एजुकेशन जरूरी है उस तरह हेल्थ भी जरूरी है। गुड हेल्थ मेक्स पर्सन वेल्दी। आपने कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत है तो पैसा भी तभी कमा पाएंगे। अगर कमाया हुआ पैसा है और सेहत ही ठीक नहीं है, डॉक्टर्स पैसा आपसे छीन के ले जाएंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर में वो वेल्थ जाएगी आपकी। और अगर आप हेल्दी हैं, आप ज्यादा मेहनत करके, एबिलिटी टू वर्क बढ़ जाता है ना, ज्यादा मेहनत करके आप ज्यादा कमा पाएंगे और हेल्थ ही आपको वेल्दी बना देगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये हेल्थ की इंपॉर्टेंस है किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ में और कंट्री की ग्रोथ के लिए। आगे देखते हैं हम कि ये जो मेडिकल सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में किस तरीके से काम करता है। इंडिया में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम 3 लेवल पे काम करता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। गवर्नमेंट ने हेल्थ सिस्टम हमारी कंट्री में डिजाइन किया है जिसकी वजह से ग्रास रूट गांव से लेके शहरों तक सभी इलाकों में हेल्थ सर्विसेज मुहैया प्रोवाइड करवाई जा सके। ये क्या है? ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्या है? टीयर 1 के अंदर उन हॉस्पिटल्स को, उन डिस्पेंसरीज को, उन हेल्थ सेंटर्स को रखा गया है। ये प्राइमरी हेल्थ टीयर 1 में होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो डिस्पेंसरीज हैं विच आर मैनेज्ड बाय सिंगल डॉक्टर एंड लिमिटेड स्टाफ। कुछ एक स्टाफ होगा बट एक ही डॉक्टर होगा। यहां पे ज्यादातर फर्स्ट एड वाली सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स यहां नहीं होती। ये ज्यादातर रिमोट एरिया, रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। फिर टीयर 2 है, यहां पे सेकेंडरी जो है हमारे हेल्थ सेंटर्स आते हैं। ये शहरों में होते हैं और यहां पे मॉडर्न मशीनरी अवेलेबल होती है। मल्टी स्पेशलिस्ट जो है इक्विपमेंट्स है, मल्टी स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और डॉक्टर्स भी कई सारे होते हैं, स्टाफ भी बहुत बड़ा है। ये शहरों में देखने को मिलता है। देन हमारे पास है टीयर 2 के बाद टीयर 3। यहां पे टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं। ये बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में देखने को मिलते हैं और इन सेंटर्स के अंदर वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि चंडीगढ़ का पीजीआई, दिल्ली का एम्स। ये सेंटर्स इसके अंदर आते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम ही नहीं होता, यहां पे एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर भी काम होता है। मेडिकल साइंस की फील्ड में एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर भी काम किया जाता है। समझ रहे हैं आप? हमारा हेल्थ सिस्टम 3 लेवल पे है। टीयर 1, टीयर 1 के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं जिसके अंदर एक डॉक्टर और लिमिटेड स्टाफ है। यहां पे फर्स्ट एड जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं रूरल एरिया में। देन
टीयर 2 सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं शहरों में। यहां पे मल्टी स्पेशलिस्ट सर्विस और बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और यहां पे मॉडर्न मशीनरी यूज होती है और ये शहरों में होते हैं। टीयर 3 ये टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं बहुत मेट्रो सिटीज के अंदर, जहां पे वर्ल्ड क्लास हाई एंड मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा रिसर्च के ऊपर भी काम होता है, मेडिकल फील्ड के अंदर रिसर्च का काम भी किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को आमतौर पे एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग है, जो इंसान काम कर रहा है वो एम्प्लॉयड है, जो इंसान काम नहीं कर रहा वो अनएम्प्लॉयड है। ये सोच अभी चेंज होने वाली है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में और अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उस अंडरस्टैंडिंग में फर्क देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई भी इंसान जब किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मेरी पहली स्टेटमेंट थी जो इंसान काम कर रहा है वो एम्प्लॉयड है। यहां पे लिखा जो इंसान प्रोडक्टिव एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर लगा हुआ है वो एम्प्लॉयड है। दोनों में फर्क है। देखें, आपकी मदर भी काम कर रहे हैं, दिन रात वो किचन में काम करते हैं, फिर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, डस्टिंग, क्लीनिंग, सुबह से लेकर शाम तक वो घर का काम कर रहे हैं, तो क्या वो एम्प्लॉयड है? जी नहीं। ये एक्टिविटी जो घर में की जा रही है ये नॉन प्रोडक्टिव नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इनको हम हाउसवाइफ बोलते हैं। ये घर का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड नहीं, क्योंकि इनको उस चीज की कोई सैलरी नहीं मिल रही। एम्प्लॉयड वो इंसान है जो किसी प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एंगेज होता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ता है और सिंपल लैंग्वेज में बदले में सैलरी मिलती है। बट यहां पे तो मदर को कोई सैलरी मिली नहीं है, सो मदर को हम एम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। हर वो इंसान जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉयड है, ये कहना गलत होगा। हर इंसान एम्प्लॉयड तब कहलाएगा अगर वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो पैसा कमाता है। अनएम्प्लॉयड, अब यहां की डेफिनेशन और साधारण डेफिनेशन। जो साधारण डेफिनेशन है, जो इंसान काम नहीं कर रहा तो वो अनएम्प्लॉयड है। डेफिनेशन ये गलत है। तो ऐसे तो आप स्टडी कर रहे हैं, आप तो नहीं कोई काम कर रहे, तो क्या आपको अनएम्प्लॉयड बोल दें? आप नौकरी नहीं कर रहे तो क्या आप अनएम्प्लॉयड हुए? सो एक छोटा सा बच्चा बेचारा अभी पैदा ही हुआ है, तो क्या ये अनएम्प्लॉयड पैदा हुआ? एक बुजुर्ग जो अपनी पूरी जिंदगी काम कर चुका है और बेड रिडन हो चुका है, अब वो उस काम करने लायक ही नहीं है, काफी ओल्ड है, तो क्या ये अनएम्प्लॉयड माना जाए? जी नहीं, इन लोगों को अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जाता। अनएम्प्लॉयड किन लोगों को बोला जाता है? अनएम्प्लॉयड उन लोगों को बोला जाता है जो काम करना चाह रहे हैं, मार्केट में जाके जॉब करना चाह रहे हैं मार्केट वेज रेट पे, बट उनको काम नहीं मिल रहा। आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे इंसान मार्केट में जाके काम करना चाह रहा है मार्केट वेज रेट पे, बट उसे काम नहीं मिलता, तब वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। सो बच्चा तो काम नहीं कर रहा, वो काम करना भी नहीं चाह रहा, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सो एक जनरल स्टेटमेंट, एक आम इंसान की डेफिनेशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, जहां पे जो इंसान काम नहीं कर रहा वो अनएम्प्लॉयड। जी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड वो पर्सन या वो सिचुएशन होती है जहां पे इंसान मार्केट में जाके मार्केट में जो वेज रेट चल रहा है उस पे काम करने को तैयार है, बट उसे काम नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है और मेरी सैलरी जो मार्केट के वेज रेट के हिसाब से बनती है, से फॉर एग्जाम्पल 20,000 बनती है और मैं 20,000 पे काम करने को तैयार हूं, बट मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैं अनएम्प्लॉयड कहलाऊंगा। सो बेटा, ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को ध्यान में रखने के बाद
हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। यूं तो बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे। एक है वॉलंटरी, एक है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मैं अपनी मर्जी से बेकार हूं, मैं अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, मतलब मार्केट में काम तो अवेलेबल है बट मैं नहीं करना चाहता। कुछ भी रीजन हो सकता है, मैं या तो ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या मेरे को अभी इच्छा नहीं है, मेरे पास इनफ पैसा है, मैं नहीं करना चाहता। सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब काम अवेलेबल होता है, इंसान तब अपनी मर्जी से बेकार बैठा होता है, इस सिचुएशन को हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जबकि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पे मैं बेकार हूं अपनी मर्जी के अगेंस्ट। मैं तो काम करना चाह रहा हूं बट मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट में काम ही नहीं है। मैं काम करना चाह रहा हूं मार्केट वेज रेट पे, जो मार्केट का रेट है, जो सैलरी सभी लोग ले रहे हैं मार्केट में, मैं भी उसी सैलरी पे काम करने को तैयार हूं बट नहीं मिल रहा। ऐसी सिचुएशन को हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी मर्जी से बेकार हूं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, काम तो करना चाह रहा हूं बट मिल नहीं रहा, काम की अवेलेबिलिटी नहीं है। देन हम बात करते हैं दो और अनएम्प्लॉयमेंट की। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो ऑफ सीजन में आती। पीक सीजन में तो काम मिल जाता है, ऑफ सीजन में काम चला जाता है, ऑफ सीजन में मैं बेकार हो जाता हूं। कहने का मतलब साल के कुछ महीनों में काम होता है, साल के कुछ महीनों में मैं बेकार हो जाता हूं। सो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मुझे देखने को कहां मिलती है? बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जहां पे हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट एग्जांपल एग्रीकल्चर है। 12 महीने तो कोई फसल होती नहीं, बहुत सारे किसान स्पेसिफिक फसल करते हैं, से फॉर एग्जांपल वीट ही उगाते हैं। सो जिस पीरियड के दौरान वीट उगता है उस दौरान तो वो काम कर रहे होते हैं। वीट हार्वेस्टिंग करी, बेचा, पैसा आ गया और वीट का सीजन खत्म हो गया और वो कोई क्रॉप और नहीं प्रोड्यूस कर रहे, बाकी के साल के महीने वो फ्री बैठे हैं। ये उनकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं। आइस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, आइस फैक्ट्री में काम करने वाले, इनकी जो पीक सीजन आता है गर्मियों में आता है, तो गर्मियों में इनको काम मिल जाता है, सर्दियों में डिमांड काफी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से यहां पे लोगों को निकाल दिया जाता है। फिर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, दिवाली के आसपास काफी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और जब फिर सीजन चला जाएगा तो पटाखों की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। जब कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का सीजन आता है तब तो काम मिल जाता है, जब सीजन चला जाता है तो फिर इनकी नौकरी भी चली जाती है। इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देन हमारे पास फोर्थ है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलती है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जरूरत से ज्यादा लोग लगे। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जरूरत से ज्यादा लोग लगे हैं, मतलब 5 लोगों की जरूरत है और 10 लोग लगे हैं, तो एक्स्ट्रा जो 5 लगे हैं वो बेकार है, उनकी जरूरत नहीं है। वो देखने में तो हमें लग रहा है काम कर रहे हैं बट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन नहीं। ये भी हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। फार्मिंग फैमिली जो होती है, सारे के सारे लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा लेबर को हटा दिया जाए तो इनकम और आउटपुट में कोई फर्क नहीं आता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप देखिए, से फॉर एग्जांपल आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं, एक शॉप है आपकी शॉप है, तो आपके जो फादर हैं 1 लाख रुपया कमाते हैं महीने का, फॉर एग्जांपल, मे बी ज्यादा मे बी लो, 1 लाख मान लिया मैंने कमाते हैं। आप बड़े हुए, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, आप भी अपने फादर के साथ दुकान पे आके बैठ गए।
और आपने भी मेहनत करनी स्टार्ट करी। दिन रात जो सोचा था एजुकेशन में, जो सीखा आपने एजुकेशन लेते हुए सीखा, वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दी थी। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट से मिल रहे हैं, लेट लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। आपके पापा भी काम कर रहे हैं, आपके पापा जैसे पहले कर रहे थे उसी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, बट आप जल्दी जा रहे हैं, लेट आ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ इनकम कितनी आई? 1 लाख ही आई। इमेजिन, 1 लाख की इनकम आई, वो तो पहले भी आ रही थी। फिर आपने क्या किया? आपका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? ऐसी सिचुएशन में आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाए। कारण क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन क्या दिखा? पहले एक बंदा काम कर रहा था, 1 लाख आ रहा था, 2 बंदे काम कर रहे हैं और दूसरा बंदा और ज्यादा काम कर रहा है, इनकम में तो कोई फर्क नहीं आया, इनकम तो उतनी। ऐसी सिचुएशन को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देंगे, जो ज्यादा बंदे लगे हैं और इनकम और आउटपुट उतना ही है जितना एक बंदे से आ रहा था, जितना रिक्वायर्ड बंदों से आता है। ज्यादा बंदे लग के भी इनकम आउटपुट उतना ही है। ऐसे में जो एक्स्ट्रा वर्कर्स लगे हैं उसको हम डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, कि देखने में तो लगता है काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद है अभी मैंने आपको बोला था, एक एग्जांपल दिया था एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के, जब कॉन्सेप्ट बता रहा था तो वहां पे एक टर्म आया था प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ब्रैकेट में लिखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो वो कॉन्सेप्ट को अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। जैसे कि सबसे पहले आप मीनिंग देख रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए। ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, डॉक्टर जो है एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आवर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। बट ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। अभी मैंने बताया मदर दिन रात किचन में लगे हैं, डस्टिंग क्लीनिंग कर रहे हैं, ये उनको पता है सैलरी नहीं मिलेगी। मदर को सुबह उठे, वो सुबह से लेके रात तक काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि सैलरी नहीं मिलेगी, फिर भी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। क्यों? सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मदर अपने ही बच्चे को पढ़ा रही है, टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसे पैसा चाहिए। मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, पैसा नहीं चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने ही बच्चे को ट्रीट कर रहा है, यहां पे डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीट किया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट डॉक्टर का अपना बच्चा बीमार हो गया तो डॉक्टर अपने बच्चे को मेडिसिन दे रहा है, चेक कर रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो जानता है उसको इस चीज का पैसा नहीं मिलेगा। देन आउटकम, इसका आउटकम क्या है? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, या तो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं या सर्विस डिलीवर होती है, बट जब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो बदले में सेटिस्फैक्शन आता है। यहां पे मनी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते, यहां पे हम यहां पे जो है मनी हम एक्सपेक्ट करते हैं और यहां पे हम मनी एक्सपेक्ट नहीं करते। इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए मनी एक्सपेक्ट की जाती है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए कोई भी मनी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं की जाती। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 3 मार्क्स तक का डिफरेंस हो सकता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि हमारी इकोनॉमी में, अभी जब एम्प्लॉयमेंट की ही बात हो रही है, एक्टिविटीज की ही बात हो रही है, तो उसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं और हर सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। हमारी इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर होते हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो एक्टिविटीज होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर। ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं,
क्योंकि इसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देन सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि कार की फर्म की बात करूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। सो मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगी। टर्शरी सेक्टर के अंदर ये सर्विस सेक्टर है, यहां पे सर्विस डिलीवर होती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन। मैं इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूं तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिलीवरिंग सर्विस, तो मैं सर्विस डिलीवर कर रहा हूं, मैं इस सेक्टर के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूं। सो किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हमें ये पूरे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि किस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। So, dear friends, that was all about people as resource. I hope the concept which I discussed are clear to you. I request you all to watch this video twice or thrice. Thank you for watching this video.